Hello students, welcome to today discussion on Manusmriti and the caste system. मनुस्मृति और जाति व्यवस्था वर्तमान समय में आप देखें तो ये विषय काफी चर्चा में है। जाति व्यवस्था को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त खासकर इस मुद्दे को ज्यादा उठाती हैं और इसीलिए आज वर्तमान में देखा जाए तो हर कोई मनुस्मृति के बारे में बात करता है और इसे जाति व्यवस्था से जोड़ता है। लेकिन ये वास्तव में क्या है, ये पहले के धर्मशास्त्रों से किस तरह अलग है, इसका इतिहास क्या है, इसको समझना होगा। द मौर्यन किंगडम was India's first empire which established its power through various trade routes extending from Patliputra to different corners of India in the north, south, east and west. This indicated by the royal edicts of Ashoka. भारतीय इतिहास के माध्यम से यह पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था जिसने पाटलिपुत्र से लेकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत के विभिन्न कोनों तक फैला, विभिन्न व्यापार मार्गों के माध्यम से अपनी शक्तियां स्थापित की और इसका साक्ष्य जो है अशोक के शाही शिलालेखों से प्राप्त होता है। When one reads the royal edicts of Ashoka, one realizes that land was dominated by two schools of thought. The Shraman or the monastic orders such as Buddhists and Jains, and the Brahmins who valued the Vedic way. The entire edict system does not really refer to anything majorly religious, while this tilts in the favor of Buddhism. There does not seem to be a preference for any religion. अर्थात जब कोई अशोक के शाही शिलालेखों को रीड करता है तो उससे जानकारी प्राप्त होती है कि इस भूमि पर दो विचारधाराओं का प्रभाव था, श्रमण या बौद्ध और जैन जैसे मठवासी आदेश और ब्राह्मण जो कि वैदिक तरीके को महत्व देते थे। संपूर्ण शिलालेख प्रणाली से प्रमुख धार्मिक चीजों का संपूर्ण शिलालेख प्रणाली वास्तव में किसी भी रिलीजियस चीज का उल्लेख नहीं करती, जबकि यह बौद्ध धर्म के पक्ष में झुकता है और किसी भी धर्म के लिए कोई वरीयता नहीं दिखती है। It was around this time that the idea of empire and monarchy became very powerful and kingdoms were established across India. This is when the old Vedic way seems to be relevant. अर्थात ये समझे कि ये वो समय था जब साम्राज्य और राजतंत्र का विचार बहुत शक्तिशाली था और पूरे भारत में राज्य की स्थापना की गई थी। यही वो समय था जब पुराना वैदिक वास्तुशिल्प प्रतीत होता है। The old Vedic way served pastoral and agricultural communities, which is evident in Vedic poetry and Vedic prose known as Brahmans, which involved large congregational ceremonies
involving fire, altars, and invocation of gods who live in the sky, known as devas. हम प्राचीन वैदिक पद्धति पशुओं को पालने और कृषि समुदायों के लिए थी, जो कि वैदिक काव्यों से स्पष्ट है, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें अग्नि वेदिकाओं और आकाश में रहने वाले देवताओं, जिन्हें देव कहा जाता है, के आह्वान सहित बड़े सामूहिक समारोह शामिल थे। अब हम बात करेंगे वैदिक तरीकों से व्यापारिकता की ओर संक्रमण, अर्थात द ट्रांजिशन फ्रॉम वैदिक वेज टू mercantilism. But that world came to an end, and a new world based on the mercantilism emerged with the highways connecting markets across North India to Central Asia, and even beyond the Wind Mountains to the Deccan and the eastern and western coast of India. अर्थात वो दुनिया समाप्त हो गई और वाणिज्यवाद पर आधारित एक नई दुनिया का उदय हुआ, जिसमें राजमार्गों ने उत्तर भारत के मार्केट को सेंट्रल एशिया और यहां तक कि विंध्य माउंटेन से आगे दक्कन और भारत के पूर्वी या पश्चिमी तटों से जोड़ दिया। द वैदिक वे हैड टू बी reimagined, and this was the time when the Brahmins started popularizing a new theory based on the वर्णाश्रम सिस्टम्स, अर्थात वैदिक सिस्टम्स की पुनः कल्पना की जानी थी। और यही वो समय था जब ब्राह्मणों ने वर्ण आश्रम व्यवस्था पर आधारित एक नए थ्योरी को लोकप्रिय बनाना शुरू किया। द धर्मशास्त्र वर मैनुअल्स पुट टुगेदर बाय ब्राह्मण्स दैट एक्सप्लेन हाउ पीपल शुड लाइव देयर लाइव्स। They segregated society into four major categories, and every individual's life into four phases. They started that we have to live our lives according to the category we belong to, the vocations of our category. We have to live our lives first as a student, then a householder, and then a renunciate, and finally as an hermit. अर्थात ब्राह्मणों द्वारा संकलित मैनुअल थे जो लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। उन्होंने समाज को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को चार फेस में डिवाइड किया। उन्होंने ये कहा कि हमें अपने जीवन को अपनी कैटेगरी के अनुसार जीना चाहिए, कैटेगरी के व्यवसायों का पालन होना चाहिए। हमें पहले एक स्टूडेंट के रूप में, फिर एक गृहस्थ के रूप में, फिर एक सन्यासी के रूप में और अंत में एकांतवासी के रूप में जीना चाहिए। दे वैल्यू बोथ द फैमिली, वोकेशन एंड मैरिज। दिस वाज क्लियरली काउंटर टू द बुद्धिस्ट मॉडल विच इन्वॉल्व नॉट मैरिंग, गिविंग अप द फैमिली वोकेशन एंड बिकमिंग ए hermit. This is when the early धर्मशास्त्र started being written. अर्थात पारिवारिक व्यवसाय और विवाह दोनों के महत्व देते हैं। यह स्पष्ट रूप से बौद्ध मॉडल के विपरीत था, जिसमें विवाह न करना, पारिवारिक व्यवसाय को त्यागना और सन्यासी बनना शामिल था। और यहीं से जो है धर्मशास्त्रियों की रचना शुरू हुई। द अर्ली धर्मशास्त्र वर नोन एज द धर्म सूत्र, as they were written in text, prose, or aphorisms or sutras. They were written by the men like Gautam and Buddha around 300 BC and became popular. Along the Dharma Shastra, texts like Karma Shastra, Kam Shastra, which talks about pleasures, Arthashastra, which talks about economy, and various Vedic philosophies about the liberation, which can be called Moksha Shastra, emerged
we find all the idea even in the Mahabharata text, in the Shanti Parv and the अनुशासन पर्व। देखा जाए तो देखिए, इससे यह क्लियर होता है कि प्राचीन धर्मशास्त्रों को धर्म सूत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूक्तियों या सूत्रों में लिखे गए थे। इन्हें गौतम और बौद्धायन जैसे लोगों ने 300 ईसा पूर्व के आसपास लिखा था। धर्मशास्त्र के साथ साथ कामशास्त्र जैसे ग्रंथ भी उभर कर आए, जो आनंद के बारे में बात करते हैं, अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं, और मुक्ति के बारे में विभिन्न वैदिक दर्शन जिन्हें मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। और यही सभी विचार महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में भी मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मनुस्मृति पूर्ववर्ती धर्मशास्त्रों से किस प्रकार अलग है। हाउ इज द मनुस्मृति डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर धर्मशास्त्र। अराउंड द 3rd century, when the Gupta kings were rising in northern India, the Manusmriti was being put together. The Manusmriti was slightly different from the earlier Dharma Sutras. It abandoned the Sutra style and followed the Slok style, which is more poetic. This was traditionally found in religious scripture. अर्थात 3वीं शताब्दी के आसपास जब उत्तरी भारत में गुप्त राज्यों का उदय हो रहा था, मनुस्मृति संकलित किया जा रहा था। मनुस्मृति पहले के धर्मसूत्रों से थोड़ी अलग थी। इसमें सूत्र शैली को त्याग दिया और श्लोक शैली को अपनाया गया, जो काफी काव्यात्मक था। पारंपरिक रूप से धार्मिक ग्रंथों में यह पाया जाता है। द मनुस्मृति, आल्सो नोन एज द मानव धर्मशास्त्र, also claimed that it is the work of Manu, the first human being, and that of a book was written on the instruction of Brahmin. It brought a religious flavor to the Dharmashastra suddenly. Suddenly, Dharmasutra were no longer secular texts written by the Brahmins, but outcomes of religious doctrine claiming origins in the Veda. मनुस्मृति, जिसे हम मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, ने भी दावा किया कि यह मनु प्रथम मानव का कार्य है और यह पुस्तक ब्रह्मा के निर्देश पर लिखी गई है। इसने धर्मशास्त्रों में धार्मिक स्वाद लाया। अचानक धर्मसूत्र और अब ब्राह्मणों द्वारा लिए गए धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ नहीं रह गए, बल्कि रिलीजियस थ्योरी के परिणाम बने। इनका दावा था कि उनकी उत्पत्ति वेदों में हुई है। फाइनली इट इंक्लूडेड लार्ज पार्ट्स ऑफ आइडियाज अदरवाइज फाउंड इन अर्थशास्त्र, डीलिंग विद किंगशिप, हाउ ए किंग शुड लिव हिज लाइफ, रॉयल्टी एंड लॉज टू गवर्न द कंट्री, विच वर नॉट फाउंड इन द अर्लियर धर्मशास्त्र। और अंततः इकोनॉमिक्स में पाए जाने वाले विचारों के बड़े हिस्से को सम्मिलित किया गया, जिसमें राजा को किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, कैसा उनका ठाट बाट, देश पर शासन करने के लिए कानून से संबंधित थे, जो पहले के धर्मशास्त्रों में नहीं पाए जाते थे। द अर्लियर धर्मशास्त्र वर मोर फोकस्ड ऑन हाउ इंडिविजुअल्स शुड लिव देयर लाइव्स। दे डिड नॉट डील मच विथ स्टेट मैटर्स। द मनुस्मृति डील a lot with the state matters, making extremely popular among kings. यानी पहले धर्मशास्त्र इस बात पर ज्यादा केंद्रित थे कि व्यक्तियों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। वे राज्य के मामलों से ज्यादा नहीं निपटते थे। मनुस्मृति में राज्य के मामलों पर काफी चर्चा की गई थी। इसकी वजह से यह राजाओं के बीच काफी पॉपुलर थी। There were many commentaries and essays written on the Manusmriti, and it spread to many kingdoms across India as well as Southeast Asia. For example, the kings of Burma and Thailand referred to the Manusmriti. However, in Southeast Asia, they focused on the royal aspects of the Manusmriti and did not bother with cost. In India, it seems it is the cost part of the took procedure
over the rules and regulations to govern the state, which is why it has become rather infamous. अर्थात देखिए, मनुस्मृति पर कई टिप्पणियां और कई ऐसे लिखे गए हैं और ये भारत के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के कई राज्यों में भी फैला। उदाहरण के लिए बर्मा, थाईलैंड के राजाओं ने मनुस्मृति का उल्लेख किया। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में मनुस्मृति के शाही पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया और जात की परवाह नहीं की गई, लेकिन भारत में ऐसा लगता है कि जात का हिस्सा है। इसने राज्य को संचालित करने के नियमों और विनियमों पर वरीयता ली है। यही वजह है कि यह काफी बदनाम हो गया। और देखा जाए तो धर्मशास्त्रों की कई अलग अलग रूपों में आलोचना होती है। क्रिटिसिज्म ऑफ धर्मशास्त्र। द बॉटम लाइन इन द धर्मशास्त्र बिलीव्स देयर आर डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिटीज टू विच दे belong. This differentiation of people based on their status in society goes against the principle of equality, which is why it is challenged by scholars today. It also views women as in the inferior gender, not equal to men. This was common in all societies until the rise of women's rights movements in the 20th century. मेन बात यह है कि धर्मशास्त्रों का मानना है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं, उनके कम्युनिटी पर डिपेंड करते हैं। समाज में उनकी स्थिति के आधार पर लोगों को भेदभाव समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और यही वजह है कि आज विद्वान इसे चुनौती दे रहे हैं। महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि निम्न लिंग के रूप में देखते हैं और 20वीं सदी में भी महिला अधिकार आंदोलन के उदय तक ये सभी समाजों में आम बात थी। All धर्मशास्त्र believes that laws have to change with space, time and people, and no law is fixed or rigid. This is what makes the Dharmashastra very different from the religious commandments found in the other part of the world. It is highly flexible, which works in its favor. तो देखिए, अर्थात सभी धर्मशास्त्रों का यह मानना है कि कानूनों को स्थान, समय और लोगों के समय के साथ बदलना पड़ता है और कोई भी कानून निश्चित या कठोर नहीं होता। यही बात धर्मशास्त्रों को दुनिया के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले धार्मिक आदेशों से बहुत अलग बनाती है। यह अत्यधिक लचीला है जो इसके पक्ष में काम करता है। अब देखिए, मनुस्मृति एंड द कास्ट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो ये भी आपको कि जैसे व्हाट इज मनुस्मृति, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर धर्मशास्त्रों। मनुस्मृति क्या है, यह पहले धर्मशास्त्रों से किस प्रकार भिन्न है। या ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि मनुस्मृति की प्रमुख विशेषताएं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द मनुस्मृति। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसा लगता है कि मनुस्मृति के जात संबंधी भाग को राज्य संबंधी मामलों पर प्राथमिकता दी गई है। टिप्पणी कीजिए। इन इंडिया इट सीम्स दैट द कास्ट पार्ट ऑफ द मनुस्मृति टू प्रेसिडेंस ओवर स्टेट मैटर कमेंट। तो इस लेक्चर को आप गंभीरतापूर्वक सुन करके और उस पर आधारित प्रश्नों के आंसर लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि मेन एग्जाम में लेखन शैली का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और उसे लिख करके वैल्यूएशन कराएं। और न्यू अपडेशन के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें।